तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बीच बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने छोड़ी बीजेपी, कांग्रेस में हुए शामिल, बीजेपी को बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने टीपू सर्किल का नाम बदलकर सावरकर सर्किल रखा, मुसलमानों ने किया जमकर विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव के दौरान अमित शाह ने 2000 दंगों का किया था जिक्र। अब आईएएस अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत, अमित शाह पर गुजरात में लग सकता है बैन। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार के एक नोटिस के कारण महाराष्ट्र में 10 लाख मुस्लिम बच्चों की छात्रवृत्ति रुकी, रद्द किए जाएंगे कई फैसले। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की श्रद्धा की हत्या के खिलाफ आयोजित हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में हंगामा, महिला ने शख्स को चप्पल से पीटा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अमेजॉन ने दिया भारतीय कर्मचारियों को झटका, अगले महीने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकालने का किया ऐलान, मोदी सरकार के राज में अमेजॉन से बड़ा झटका। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में मतदान से पहले प्रधानमंत्री मोदी को लगा एक और बड़ा झटका। पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस पार्टी का थामा दामन। या दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को बड़ा झटका आज लगा है। पहले चरण के मतदान से पहले पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री जयनारायण व्यास अपने बेटे समीर व्यास के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में अहमदाबाद स्थित कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। दरअसल आपको बता दें कि वह 32 साल से बीजेपी में काम कर रहे थे। दरअसल आपको बता दें कि 2002 में वो केंद्रीय मंत्री बीजेपी द्वारा बनाए गए थे। वे साल 2007 से 2012 तक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री भी गुजरात में रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वह सरकार में मंत्री थे, लेकिन आपको बता दें कि अचानक ही उन्होंने और उनके बेटे ने बीजेपी को छोड़ दिया है और बड़ा झटका बीजेपी सरकार को गुजरात चुनाव से पहले दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने टीपू सर्किल का नाम बदलकर किया सावरकर सर्किल, मुस्लिम समुदाय ने किया विरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर एक बार फिर से विवाद सामने आया है। यहाँ के यादगिर जिले में टीपू सर्किल का नाम बदलकर बीजेपी सरकार ने सावरकर सर्किल कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर मुसलमानों ने जमकर विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने बड़ी संख्या में टीपू सर्किल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में टीपू सुल्तान और सावरकर को लेकर विवाद कोई नई बात नहीं है। इससे पहले शिवमोगा में भी दोनों के पोस्टर को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर विवाद हुआ था। स्वतंत्रता दिवस पर कर्नाटक के शिवमोगा में सावरकर और टीपू सुल्तान की होर्डिंग लगाने को लेकर तनाव पैदा हो गया था। यहाँ दो गुट आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद धारा 144 यहाँ पर लगानी पड़ी थी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की बीजेपी सरकार लगातार मुसलमानों की निशानियों को खत्म कर रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात में 2002 के दंगों का जिक्र करना पड़ा भारी। पूर्व आईएएस अधिकारी ने दर्ज कराई शिकायत। जब दोस्तों आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह को गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान 2002 के दंगों का जिक्र करना भारी पड़ गया। दरअसल आपको बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2002 में हुए दंगों में उन्होंने लोगों को सबक सिखा दिया, जिसके बाद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी ने चुनाव आयोग से गृह मंत्री अमित शाह की शिकायत की है। उन्होंने अमित शाह के बयान की शिकायत करते हुए उनके खिलाफ चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। बता दें कि अमित शाह ने चुनावी रैली में कहा था कि 2002 में भाजपा ने दंगइयों को सबक सिखा दिया। वही चुनाव आयोग के अधिकारी ने बताया है कि हम इस मामले को देख रहे हैं। पोल पैनल ने गुजरात के चीफ इलेक्टोरल अफसर से इस बाबत रिपोर्ट भी मांगी है। बता दें कि अमित शाह ने 25 नवंबर को यह बयान दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की गृह मंत्री अमित शाह पर गुजरात में बैन लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो श्रद्धा की हत्या के खिलाफ आयोजित हिंदू एकता मंच के कार्यक्रम में हंगामा, महिला ने शख्स को चप्पल से पीटा। जब दोस्तों आपको बता दें कि श्रद्धा की हत्या के विरोध में हिंदू एकता मंच ने मंगलवार को महापंचायत का आयोजन किया, लेकिन इस दौरान मंच पर ही मारपीट हो गई। एक महिला ने मंच पर ही मौजूद एक शख्स को चप्पल से पीटा। मंच पर मौजूद अन्य लोगों ने बीच बचाव कर महिला को रोका। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के छतरपुर इलाके में श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की मांग को लेकर हिंदू एकता मंच ने इस महापंचायत का आयोजन किया था। ये पंचायत उसी इलाके में थी जहाँ आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या की थी। बेटी बचाओ फाउंडेशन ने भी इस महापंचायत में अपना समर्थन दिया था। महापंचायत के दौरान एक महिला अपनी शिकायत बताने के लिए मंच पर चढ़ी थी। जब शख्स ने उसे धक्का देकर माइक से हटाने की कोशिश की तो महिला ने शख्स की चप्पल से पिटाई करना शुरू कर दी। तभी मंच पर मौजूद बाकी लोगों ने बीच बचाव कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की महिलाओं का सम्मान करने के लिए जो आयोजन कर रहे थे वही महिलाओं का अपमान मंच पर कर रहे थे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र की मोदी सरकार के एक नोटिस के कारण महाराष्ट्र में 10 लाख
लाख मुस्लिम बच्चों की रुकी छात्रवृत्ति। जब दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार के एक नोटिस के कारण उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 10 लाख मुस्लिम विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति का भुगतान रुक गया है। इसके पीछे सरकार ने तर्क ये दिया है कि जब फीस लगती ही नहीं तो छात्रवृत्ति क्यों मुस्लिम बच्चों को दी जाए। केंद्र की सरकार मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख तथा अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति के रूप में 1000 रुपये देती थी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर छात्रवृत्ति के आवेदनों को रद्द करने का निर्देश शिक्षा संचालन कार्यालय को आ गया है। इसमें कहा गया है कि कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसे में इन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति की सुविधा नहीं दी जा सकती। केंद्र सरकार ने केवल 9वीं तथा 10वीं के विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति आवेदन ही मंगवाए हैं। वहीं आपको बता दें कि सरकार के इस फैसले से मुस्लिम समुदाय नाराज है और आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय यानी जो गरीब मुस्लिम समुदाय है उनके बच्चों को बीजेपी पढ़ी लिखे नहीं देखना चाहती है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेजॉन ने दिया भारतीय कर्मचारियों को झटका, अगले महीने होगी सैकड़ों लोगों की छटनी, नई रिपोर्ट ने दिया शौक। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेजॉन दुनिया की सबसे पॉपुलर ई कॉमर्स वेबसाइट है। करीब 10,000 कर्मचारियों को जॉब से निकालने की घोषणा के बाद अमेजॉन भारतीयों को झटका देने जा रही है। वो अब सैकड़ों भारतीय कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। नई रिपोर्ट ने लोगों को हैरान कर डाला है। अमेजॉन भारत में कुछ ऑपरेशंस को बंद करने की प्लानिंग कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेजॉन भारत में मील डिलीवरी बिजनेस को बंद करने जा रहा है। ये स्मॉल बिजनेस को पैकेजिंग, कंज्यूमर गुड्स की डोर स्टेप डिलीवरी बंद करेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप अगले महीने सैकड़ों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की ट्विटर के बाद अब अमेजॉन ने भी भारत को बड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे गए, ईरानी जनरल ने किया दावा। या दोस्तों आपको बता दें कि ईरान में 16 दिसंबर को महसाना अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद से विरोध जारी है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड के एक जनरल ने विरोध प्रदर्शन में मारे गए लोगों की अनुमानित संख्या बताई है। ईरान गार्ड्स के जनरल अमीर अली हाजी जदे ने बताया है कि हिजाब के खिलाफ शुरू हुए विरोध प्रदर्शन में अब तक 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। मेहर समाचार एजेंसी के मुताबिक गार्ड्स के एयर स्पेस डिवीजन के प्रमुख ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हाजी जादे ने कहा कि महसा अमीनी की मौत से देश में हर कोई प्रभावित हुआ है और मेरे पास नवीनतम आंकड़े नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इस घटना के बाद से देश में शायद 300 से अधिक लोग मारे गए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कार में बैठी थी मुख्यमंत्री की बहन, पुलिस आई और गाड़ी समेत उठा ले गई। जब दोस्तों आपको बता दें कि हैदराबाद में YSRTP के प्रमुख YS शर्मिला को स्टेट पुलिस ने कार समेत उठा लिया है। उन्हें 28 नवंबर को वरंगल में पदयात्रा के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन के खिलाफ मुख्यमंत्री के आवास पर धरना प्रदर्शन का आह्वान किया था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी की बहन शर्मिला रेड्डी सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति द्वारा किए गए हमले के विरोध में प्रदर्शन के लिए सीएम हाउस यानी प्रगति भवन जा रही थी। इसी दौरान वो खुद अपनी कार चला रही थी, जिससे प्रदर्शनकारियों ने नुकसान पहुंचाया था। इस कार के शीशे तोड़ दिए गए थे। वो जैसे ही सीएम हाउस की तरफ बढ़ी, उन्हें पुलिस ने रोक लिया और हिरासत में लेने की बात की। उन्हें कार से बाहर निकालने को कहा, लेकिन वह कार से नहीं उतरी। कार से इनकार करने के बाद पुलिस कार समेत उनको उठा ले गई थी। बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की छात्रवृत्ति रोकने के विरोध में उतरे VSP सांसद दानिश अली। जब दोस्तों आपको बता दें कि 1 से 8वीं तक के मुस्लिम विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति खत्म करने का विरोध अब देश में शुरू हो गया है। अमरोहा के बासपा सांसद दानिश अली ने इसे गरीब बच्चों को तालीम से दूर करने वाला निर्णय बताया है। केंद्र की मोदी सरकार ने 1 से 8वीं तक के मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति खत्म कर दी है। आदेश में कहा गया है कि 8वीं तक के विद्यार्थियों की शिक्षा मुफ्त है, इसलिए शिक्षण संस्थान सिर्फ 9वीं एवं 10वीं के विद्यार्थियों का फॉर्म फॉरवर्ड करे। इसकी वजह से अकेले प्रयागराज में ही 10,000 से अधिक विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति खत्म हो गई है। उमर उजाला रविवार को अंक में इस बाबत प्रसारित भी करेगा। ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। बयान दिया है। उनका कहना है कि सरकार बचाने के लिए जो भी संभव प्रयास होंगे वो किए जाएंगे और हम सब उद्धव ठाकरे के साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी बागी विधायकों को वापस आ जाना चाहिए। महाविकास अखाड़ी में राजनीतिक अस्थिरता पर जयंत पाटिल ने कहा है कि सरकार बनी रही तो हम सत्ता में रहेंगे, अगर सरकार गिर गई तो हम विपक्ष में बैठेंगे, लेकिन बीजेपी से हम गठबंधन किसी भी कीमत पर महाराष्ट्र में नहीं करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि एनसीपी ने साफ कर दिया है कि वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। अगर शिवसेना गठबंधन करती भी है तो करे, लेकिन हम गठबंधन किसी भी कीमत पर बीजेपी से नहीं करेंगे। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने मोदी सरकार और ईडी को लिया आड़े हाथ, कहा ईडी केंद्र से निर्देश लेने में बिजी।
यह दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर आए दिनों केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाती रहती हैं। इसी क्रम में गुरुवार को कांग्रेस प्रवक्ता गौरव भल्लम ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमले किया। उन्होंने कहा है कि भाजपा हमेशा आरोपों से बचने के लिए सस्ती चालों का सहारा लेती है। वे पहले भी आरोप लगाते रहे हैं कि सभी